नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर के आपके एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास नंबर 27 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले सीक्वेंस वाइज आपको 26 क्लासेस दे चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1 से 27 तक ये सारी क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं पढ़कर जाना, आपके पेपरों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेज हो चुकी है, जिनमें कुछ वर्कशॉप, कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। आप यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट और अपडेट हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो अब तक कनेक्ट नहीं हो पाए वो हमसे जुड़ सकें, क्योंकि क्लासेज से वंचित ना रहे। पेपर से पहले उनको ये क्लासेज दिखाना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके। अब सेकंड ईयर में हो तो ज़रूरी है अच्छे नंबरों से पास होना। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। जनरली इसमें पावर सिस्टम के क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। आई होप कि समझ जाएंगे आप क्वेश्चन को अच्छे से। सर्किट डायग्राम दिखाया गया है ईएलसीबी का। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये डायग्राम पहले देखा हुआ है और सबको पता भी है। सवाल ये पूछ रहा है यहाँ पर कि यदि एक्स से चिन्हित भाग को परमानेंट रूप से बंद कर दिया जाए, यानी परमानेंटली क्लोज कर दिया जाए। परमानेंटली क्लोज कैसे हो रहा है? यूँ। दरअसल ये टेस्ट बटन कहलाता है। स्प्रिंग युक्त एनओ स्विच होता है, या नॉर्मली ओपन होता है। प्रेस करेंगे तो एनसी होगा, छोड़ेंगे तो वापस एन हो जाएगा। लाइक बेल पुश हमारा जो होता है बटन, या मोटर की स्टार्ट कमांड का जो बटन होता है, सेम वैसा बटन है ये। फंक्शन क्या है इसका, पर्पज़ क्या है इसका, क्यों लगाया? ईएलसीबी लीकेज करंट से बचाव करती है। यानी अगर घर में किसी इक्विपमेंट में लीकेज हो रहा है तो ईएलसीबी ट्रिप हो जाएगी और जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि घर में 1 महीने से ईएलसीबी ट्रिप नहीं हुई। अब हम क्या समझें? या तो फॉल्ट नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ माइंड ये भी तो जाता है कि ईएलसीबी तो ख़राब नहीं हो गई। तो इसके लिए टेस्ट बटन दिया हुआ है कि आप इसको टाइमली ट्रिप करवा कर देख सको। भाई महीना भर हो गया ट्रिप नहीं हो रहा, तो इस बटन को दबाओ। जैसे ही इस बटन को आप दबाएंगे ईएलसीबी ट्रिप होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि ये गलती से क्लोज ही रह गया परमानेंटली, मतलब बटन ख़राब हो गया एक तरह से। भाई जब तक ये कॉन्टेक्ट बना रहेगा ईएलसीबी ऑन ही नहीं होगी। आप ऑन करोगे तुरंत ट्रिप हो जाएगी, फिर से ऑन करोगे तुरंत ट्रिप हो जाएगी। ईएलसीबी ऑन कंडीशन में तभी रहेगी जब आपका ये वाला बटन एन हो। और वो क्या करें? वो कह रहा है ये तो परमानेंट क्लोज हो गया, गलती से एन से लग गया। वो ये कहना चाह रहा है एनओ बटन लगाने की जगह एन से लगा दिया। यदि ये एन सी होगा तो हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरह से बंद होगा, उसमें कोई सप्लाई नहीं होगी। सी ऑप्शन करके आना है आपको उत्तर। सर्किट पूरी तरह से बंद है, ऑफ है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दे दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। जनरली वो फ्री टेस्ट कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए होता है, लेकिन अब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो आपको भी तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सो ऐप डाउनलोड करके तैयार रखिए। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि किस सामग्री का उपयोग करेंगे जो खुले फ्रेम वाला द्विधात्विक समायोजन थर्मोस्टेट संयोजक बनाने के लिए किया जाता है। देखो जनरली स्टार्टर, कॉन्टेक्टर, इनकी जो कॉन्टेक्टिंग टिप होती है ना, वो या तो चांदी की बनती है या फिर चांदी की उस पर कोटिंग होती है। थर्मोस्टेट और थर्मल ओवरलोड रिले में 2 अलग अलग धातुएं होती है, जिनको बाईमेटलिक स्ट्रिप बोलते हैं। गर्म होकर हट जाती है, ठंडी होकर रीसेट होती है। हमारे गीजर में, सोल्डरिंग आयरन, इसमें इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट ही होता है। ठीक है। अब वो यहाँ ये पूछ रहा है कि जो ओपन टाइप का थर्मोस्टेट होता है ना, उसमें चांदी के, हालांकि कॉन्टेक्ट तो चांदी के नहीं होते, चांदी की कोटिंग होती है। बट ऑप्शन के हिसाब से जब आंसर मांग रहे हैं तो आपको ए उत्तर ही करके आना है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। खास तौर से सेकेंड ईयर वाले बच्चे, भाई हम अपनी तरफ से क्यों छोड़ें किसी क्वेश्चन को, इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं मैं। देखो क्वेश्चन, इसलिए आपको टाइम निकाल करके सारी 27 की 27 क्लासेस देखनी है अगर पास होना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हो तो। सवाल देखो,
परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो एक्टिव किरणें जो होती है उनका प्रभाव क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, यानी जो इसका कचरा निकलता है उसको डिस्पोज कैसे किया जाए, बड़ी समस्या होती है, पहला सवाल। सेकंड आता है कि जो रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही है इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या, बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। सबसे बड़ा पोल्यूशन वाला प्लांट यही होता है, हेल्थ हजर्ड के लिए सबसे खतरनाक इसी को ही बताया गया है। हेल्थ हजर्ड, स्वास्थ्य के लिए जो खतरा है सबसे अधिक इसी से है, तो बी उत्तर आएगा। इसके बाद में थर्मल पावर प्लांट आता है, उसमें भी बड़ा पोल्यूशन होता है, राख और धुआं होता है, कोयला होता है, तो पाउडर्ड कोयला होता है थर्मल प्लांट में, तो वो भी उड़ता है, और यूज होने के बाद राख निकलती है तो वो भी बहुत होती है, डस्ट। बी उत्तर करके आना, स्वास्थ्य के खतरे पैदा करता है। और अगर इसकी समस्या के बारे में वैसे और पूछे तो एक ऑप्शन वो आएगा, कचरे का निपटारा कैसे किया जाए, अपशिष्ट निपटान इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन तो मैंने कोशिश की है सारे ही करवा दिए, आपने कितने देखे हैं ये पता नहीं है ना। अगला सवाल देखो, लाइन समाप्ति पर कॉर्नर का जो पोल है उस पर किस प्रकार का इंसुलेटर लगाएंगे। देखो, अगर HT या LT स्पष्ट लाइन ना लिखे कि LT लाइन है कि HT लाइन है तो आपको सेकल इंसुलेटर करना है, और अगर स्पष्ट लिख दे कि HT लाइन में डेड एंड पर कौन सा लगाएंगे, देन आपको डिस्क इंसुलेटर करना है। कौन सा, डिस्क इंसुलेटर। अगर HT शब्द लिखा हुआ आ गया तो अभी इस क्वेश्चन में देखो लाइन लो टेंशन की है कि हाई टेंशन की है नहीं बताया, सो हमें यहाँ सेकल इंसुलेटर करना है। समझ रहे हो मेरी बात को। क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, दो क्वेश्चन है इसके कॉर्नर वाले के कि कॉर्नर के पोल में कौन सा लगाएंगे, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच के लिए रूप में भी काम में ले लेते हैं और प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में भी काम में लेते हैं, सुरक्षा उपकरण के रूप में भी इसे काम में ले रहे हैं, तो कौन सी डिवाइस होगी वो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, MCB है डोमेस्टिक अप्लायंसेज में, ठीक है। पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और ELCB जो होती है वो लीकेज करंट से बचाव के लिए लगती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ELCB करना। और अभी आपका उत्तर भी है, MCB आएगा, घरेलू उपयोग के लिए, ठीक है। हम इससे स्विच के रूप में भी काम में ले लेते हैं और फ्यूज की जगह भी इसी को लगा लेते हैं। अगला सवाल देखो, कंट्रोल ट्रांसफार्मर के साथ कंट्रोल पैनल क्यों प्रदान किए जाते हैं। दरअसल सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज इन्होंने बदल दी। ये कह रहे हैं कि जो कंट्रोल पैनल होते हैं उसमें कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, जैसा कि मैंने एक दिन बताया था और सवाल भी आ चुका है। इंडक्शन मोटर में जनरली हमारे दो सर्किट होते हैं, एक को बोलते हैं पावर सर्किट और दूसरे को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। पावर तो RYB मोटर को फेज ले जाने के लिए होते हैं, और ऑक्सिलरी होते हैं स्टार्ट, स्टॉप, ट्रिपिंग, इनका इंडिकेशन वगैरह देने के लिए, होल्डिंग के कॉन्टैक्ट निकालने के लिए। तो इस पावर कॉन्टैक्टर को पिकअप करवाने के लिए एक कॉइल होती है जिसे या तो हम NVC, नो वोल्ट कॉइल, या होल्डिंग कॉइल या कॉन्टैक्टर कॉइल के नाम से जानते हैं। और जनरली ये कॉइल पावर वोल्टेज से थोड़ी कम होती है, जैसे कॉइल ये है पावर 415 वोल्ट की, तो वो या तो 110 वोल्ट की होगी या 240 वोल्ट वाली होगी। इसको सप्लाई देने के लिए हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाते हैं। बी उत्तर आएगा, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट। सहायक परिपथ को संचालित करने के लिए हम इसे लगाते हैं, ठीक है। नौकरी लगोगी तब समझ में आएगा, ये फील्ड में बहुत होता है ये वाला। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गूंथे हुए केबलों को चमक आने से रोकता है। सवाल थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा, लोकल भाषा में बताता हूँ क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि जैसे कोई केबल है, इसको हमने आगे से छील दिया और कंट्रोल पैनल में मैं इसे एक टर्मिनल बॉक्स में कस रहा हूँ जहाँ कनेक्शन मुझे करने थे। अब अगर डायरेक्ट TB बोलते हैं हम, तो उसे टर्मिनल बॉक्स होता है, ऐसे बनी हुई होती है, वो G चैनल में ये लगाई जाती है। इसमें ना यहाँ स्क्रू होते हैं ऊपर और नीचे कसने के लिए, और यहाँ होते हैं होल, तो इनपुट और आउटपुट केबलें यहाँ कसी जाती है। अगर मैं तार को छीलूँगा और सीधी उस तार को यहाँ डाल कर अगर इसमें टाइट कर दूँगा ना,
तो ये ओपन तार है एक तरह से। और अब इसमें धीरे धीरे मॉइस्चर, डस्ट आएगी, तो उससे क्या होगा कि इस पे चारों ओर कार्बन जमना शुरू हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको, ये तार सीधी लगाने की बजाय यहाँ पर आपको लग लगाने चाहिए। क्रिम्पिंग टूल से लगिंग करते हैं ना, वो जैसे आप लगाओगे तो बचत हो जाएगी। सी उत्तर करना है। लग्स एंड थिम्बल्स, केबल के आगे लगते हैं उनको थिम्बल बोल देते हैं कई बार। लग अलग एक जैसे होते हैं लगभग, ठीक है। सी उत्तर करना है। फेरूल तो वैसे देखो तार को नंबरिंग पहचान करने के लिए होता है। स्लीव होती है जब तार पे कहीं जॉइंट लगा हुआ हो तो ऊपर चढ़ाने के लिए, ताकि जॉइंट से स्पार्किंग वगैरह ना हो। टेप भी लगाते हैं खैर। अगला सवाल देखो, जवारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का काम क्या है? जो टाइडल पावर प्लांट होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, उनमें बैराज क्यों बनाते हैं? बैराज होते हैं जो खाड़ी से पानी आ रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। सी उत्तर आएगा। खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करना। टेप द वाटर एट एंट्रेंस ऑफ द गल्फ, ठीक है। पहाड़ी में जहाँ से पानी एंटर कर रहा है वहाँ से वो उसे कंट्रोल कर सके, बैराज बोलते हैं उसे, है ना। जैसे अपने हैरी के बैराज है। सवाल, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करता है? अब देखो वाइस वर्सा क्वेश्चन आता है, ये पेपर में सवाल आता है। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र का काम क्या है? तो ऑप्शन मिलता है फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करना। यहाँ पर ये पूछ लिया कि फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म कौन करता है? बड़े सिंपल है, इन सब के पढ़ लेना यार काम। बॉयलर क्या करता है? जो डीएम वाटर इसको मिलता है उसको भाप में कन्वर्ट करता है। सुपर हीटर क्या करता है कि वो जो भाप बनी थी उसे सैचुरेटेड करता है, यानी उसमें नमी नहीं रहने देगा। स्टीम है लेकिन नमी नहीं है, देखो सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं। और एयर प्री हीटर, जो बॉयलर की तरफ हवा जा रही है उसे गर्म करके भेजना, ताकि बॉयलर में आग को वो बुझा ना दे, आग जलाने का ही काम करनी चाहिए। अगला सवाल देखो, डाइवर्सिटी फैक्टर का एक क्वेश्चन है। हालांकि ये इसमें ऑप्शन जो दिए गए ना थोड़े से अधूरे हैं, पर क्वेश्चन आ ही सकता है। ए ऑप्शन करके आ जाना। मिनिमम एक्चुअल लोड और इंस्टॉल लोड, न्यूनतम वास्तविक भार और इंस्टॉल मतलब स्थापित भार या स्थापित क्षमता का अनुपात डाइवर्सिटी फैक्टर यानी विविधता गुणांक कहलाता है। क्वेश्चन करके आ जाना, आ सकता है। ए उत्तर सही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है वहाँ ये ए ऑप्शन में ही मिले, तो थोड़ा सा वहाँ पढ़ भी लेना इनको अच्छे से, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, लाइटिंग सब सर्किट का क्वेश्चन पूछ रहा है। घरेलू पावर वायरिंग में दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं पावर सब सर्किट, दूसरे को बोलते हैं लाइट एंड फैन सब सर्किट, राइट। याद है ना। अब वैसे तो ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, लेकिन इसमें डाल दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पावर सब सर्किट में 3000 वाट होते हैं और लाइट एंड फैन में 800 वाट। कंज्यूमिंग पॉइंट पूछ ले तो ध्यान रखना, यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 10 होते हैं, ठीक है। वैसे तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते ही नहीं है, इसलिए जितने आपको हम बता रहे हैं उन्हीं को पढ़कर चले जाना। क्वेश्चन लगभग इसी में से देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया है? यूनिवर्सल रूप से जिसे हमने अडोप्ट किया है या एक्सेप्ट किया है। देखो ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारे टोटल लाइनें होती है 4। प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। केवल मात्र सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज़ 4 वायर का होता है, बाकी तीनों लाइनें 3 फेज़ 3 वायर ही होती है, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों 3 फेज़ 3 वायर है। केवल 3 फेज़ 4 वायर होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बस, और कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडरग्राउंड केबल की अपेक्षा ओवरहेड लाइन का फ़ायदा क्या है? देखो ओवरहेड लाइन का बेनिफिट पूछ रहा है अंडरग्राउंड केबल के बजाय। एक एक करके पढ़ो। सबसे पहला, पब्लिक सेफ्टी इज़ मोर, नहीं, बहुत कम है। तार टूट कर किसी पर गिर गई तो केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ओवरहेड लाइन में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, तो ये तो नहीं है। पब्लिक सेफ्टी इज़ लेस, सार्वजनिक सुरक्षा अधिक नहीं, कम है।
फॉल्ट कैन बी लोकेटेड इजीली, हाँ, दोष की आसानी से पहचान की जा सकती है, पता लग जाता है तुरंत ही, जहाँ फॉल्ट है सामने दिख रहा है, लाइन का इंसुलेटर कहाँ से पंचर हुआ पता लग गया, लाइन कहाँ से टूटी हुई है पता लग गया। अंडरग्राउंड केबल में अगर कहीं से ओपन हो गई, फॉल्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, फिर वो मुर्रे लूप और वो टेस्ट करने पड़ते हैं। और क्या दिखा इसने, लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, इंटरफेरेंस भी करती है, और नॉट लाइबल टू हैजर्ड फ्रॉम लाइटिंग। तड़ित का सबसे ज़्यादा फर्क इसी पर पड़ता है, आकाशीय बिजली का। ठीक है, तो बी उत्तर करके आना। दोष आसानी से ढूंढा जा सकता है, सरलता से पता लगाया जा सकता है, कहाँ पर फॉल्ट आया स्पष्ट ही दिख जाता है, कोई ज़्यादा समस्या ही नहीं है, भागदौड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला सवाल, जॉइंट को बांधने वाले एल्यूमिनियम कोर वाले चालकों पर स्पार्किंग कैसे रोकेंगे। स्पार्किंग का सबसे बड़ा कारण माना गया है लूज कनेक्शन। कहते हैं कि आप जहाँ भी कनेक्शन करते हैं, जैसे अभी मैं टीबी की बात बता रहा था, तो उस टर्मिनल बॉक्स में भी अगर आपने वायर को लूज छोड़ दिया तो स्पार्किंग होगी। सबसे आसान और सिंपल है कि उनको आप टाइट लगाएंगे। ठीक है, कहाँ ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है, मेकिंग बाइंडिंग टर्न वेरी टाइट। बाइंडिंग टर्न दरअसल ओवरहेड लाइन में जॉइंट वैसे सीधा नहीं लगा सकते, आपकी दो तारों को पकड़ा और ट्विस्ट कर दिया। जॉइंट ऐसे लगता है कि जैसे मान लो ये ACSR आ रहा है, ये ACSR आ रहा है, तो आपको जॉइंट लगाने के लिए इनमें क्या करना पड़ता है कि इसका एक वायर लंबा सा लेकर के इसके यहाँ से टर्न करते हुए यूँ आना है इसके ऊपर, और इसका एक वायर लेकर यहाँ से आना होता है यूँ, और ये एकदम तो क्लोज होना चाहिए और एकदम खींचा हुआ होना चाहिए, इसको लूज नहीं छोड़ना है। बी उत्तर सही है, बी ऑप्शन करके आना है, मतलब ऑप्शन नहीं पढ़ना है, बी में जो लिखा हुआ है वो सही है ना, कहीं वहाँ पता लगे कि कुछ और ही आ गया, मतलब बी में तो ABCD याद नहीं रखने हैं आपको, उनके क्वेश्चन में आंसर याद रखने हैं साथ में जी। सवाल, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज में किस स्थान पर उपभोक्ता की आपूर्ति होती है। ध्यान रखना, कंज्यूमर हमेशा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, जहाँ 3 फेज 4 वायर होते हैं। उपभोक्ता ना प्राइमरी ट्रांसमिशन से होता है, ना सेकेंडरी ट्रांसमिशन से, ना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हम उसे कहाँ से देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से देंगे। वितरण सब स्टेशन होगा, वही तो आगे वितरित करने के लिए जा रहा है कंज्यूमर के लिए। ठीक है ना। देखो अगला सवाल, स्ट्रिंग इंसुलेटर है। स्ट्रिंग का मतलब होता है माला टाइप में, जिसमें बहुत सारे इंसुलेटर से एक साथ लगे हुए। कोई एक डिस्क क्षतिग्रस्त हो गई, डैमेज हो गई, तो क्या होगा, जो डिस्क आपकी डैमेज है वो फंक्शन नहीं करेगी, उसके अलावा जितनी भी डिस्क है बाकी अपना प्रॉपर काम करती रहेगी, जो भी उनका काम है। ठीक है, डिस्क इंसुलेटर समझ गए। सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर मान लो, स्ट्रिंग इंसुलेटर बोलते हैं उसको। चलिए जी, ओवरहेड लाइन में त्वचा प्रभाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा यदि चालक का व्यास बहुत छोटा है, 1 सेंटीमीटर से भी कम। त्वचा प्रभाव का दूसरा नाम होता है सतह प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं स्किन इफेक्ट। केवल AC में ही होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। TC में फ्रीक्वेंसी 0, इसलिए वहाँ कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है क्या त्वचा प्रभाव। AC धारा चालक की सरफेस में से अधिकतम चलने का प्रयास करती है, बीच वाले भाग की बजाय, यानी धारा घनत्व असमान वितरित होता है। मध्य भाग में करंट डेंसिटी 0, उससे बाद में थोड़ी कम, और किनारों पर मैक्सिमम धारा घनत्व होता है। इसका इलाज एक ही है कि पतले पतले चालक तार लगाओ, इसीलिए हम ACSR तार ले रहे हैं। और अगर बहुत छोटा तार आप लेंगे तो आपका स्किन इफेक्ट 0 हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, कैलकुलेटिव ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है यदि तेल बहुत गर्म हो रहा है। देखो तेल गर्म हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई, और सर्किट ब्रेकर में लगने वाला तेल ट्रांसफार्मर ऑयल होता है जिसकी स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट प्रति mm होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, या ब्रेक डाउन है, 30 की जगह कई बार 33 लिख देते हैं, वो कोई बात नहीं, चलेगा। समझ गए। C उत्तर करके आना है, बताओ बात समझ में आई क्या। ठीक है,
तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतना ही था इन क्लासेज में। सारी क्लासेज लगभग हो चुकी है। अब आपका पेपर कल से स्टार्ट है, तो आपको बताएंगे पेपरों में क्या क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद में उम्मीद करता हूँ इन 27 क्लासेज में पूरी थ्योरी मैंने आपको कवर करा दी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना और इस क्लास को अपने दोस्तों तक एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।